नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं संजीव सक्सेना। क्या है कानून के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए अधिकारों पर। क्या आप कभी अस्पतालों की मनमानी का शिकार हुए हैं? इस विषय पे हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोज चतुर्वेदी जी, जो कैंसर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य जगत में सक्रिय हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सर्वप्रथम वीआईपी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मनोज जी, पहला सवाल आपसे ये है कि किसी भी अस्पताल में पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। एक ही बीमारी के अलग अलग पैकेज हैं, इलाज एक होते हुए भी बीमारी के बारे में अलग अलग पैसा लिया जाता है। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सर्वप्रथम संजीव जी, ऐसा है कि जहाँ तक अलग अलग पैसा लिया जाता है अलग अलग बीमारी, सेम बीमारी के लिए, तो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर। मेरा दर्शकों से यही निवेदन है कि कृपया ठंडे दिमाग से अच्छे अस्पताल का चयन करें, अच्छे डॉक्टर का चयन करें, डॉक्टर के बारे में थोड़ा तहकीकात कर लें कि डॉक्टर कैसा है और अस्पताल कैसा है। क्योंकि मैं किसी अस्पताल का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है कि बहुत से अस्पताल में आप देखते हो एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज किसी जगह 1 लाख में हो रहा था, किसी जगह 4 लाख में होता है। नहीं, लेकिन ये देखने में आता है कि अस्पताल एक ही है और उसके बाद एक ही बीमारी का अलग अलग पैकेज दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक वो है वो तो फिर गलत है। अगर एक ही बीमारी है और उसी मरीज से और दूसरे मरीज से अलग अलग पैसा लिया जा रहा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसके खिलाफ तो अपन कानून पे जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कानून है क्या? इसके हाँ, बिल्कुल कानून है ना। क्या कानून है इसके कानून डॉक्टर के खिलाफ अगर आप देखोगे तो आईपीसी की धारा 304A है, जिसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में, और बाकायदा 2 साल तक की उसमें सज़ा भी निर्धारित की हुई है। और अगर अस्पताल गलत कर रहा है, आप देख रहे हो कि अस्पताल की ज़्यादा गलती है, तो 337 और 338 एक कानून आता है। इसके तहत आप फिर से आप अपील कर सकते हो हॉस्पिटल के खिलाफ, और डॉक्टर के खिलाफ है 304A आईपीसी। ये अपील कैसे होती है? मतलब किसी बीमारी, मतलब मरीज को अपने परिजन को सुरक्षित भी रखना है, देखना भी, और ये अपील भी करनी है, और फंसा हुआ है तो कैसे अपील कर सकता है वो? देखिए क्या? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए, उसको थोड़ा ठंडा दिमाग रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको चारों तरफ ध्यान देना है। अपने मरीज पे ध्यान देना है, उसका क्या इलाज हो रहा है उस पर ध्यान देना है। उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि उसको जो इलाज चल रहा है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो मरीज का इलाज चल रहा है और जो उसके परिजन उसके साथ में उसका अटेंड कर रहे हैं, क्या उनको पता है क्या उसका इलाज चल रहा है, क्या चल रहा है, और कहाँ तक पहुँचा, और कब जाके ठीक होगा, और कितने दिन अस्पताल में लगेंगे। तो मनोज जी, ऐसा फील करने में आता है कि आपको लगता है कि अस्पताल में एक लीगल डेस्क भी होनी चाहिए जहाँ पर वो शिकायत अपनी दर्ज करा सके? मेरे हिसाब से तो वो अभी अपने शहर में ऐसी नहीं है लीगल डेस्क, लेकिन लीगली आप वकील के पास ज़रूर जा सकते हैं। फिलहाल अभी किसी अस्पताल में भोपाल में ऐसा तो है नहीं है फिलहाल। अच्छा, अभी मेडिक्लेम का आपने देखा होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ा है मेडिक्लेम का जी। तो मेडिक्लेम वरदान है या अभिशाप है? क्योंकि जैसे ही मेडिकल क्लेम पूछता है डॉक्टर मेडिक्लेम है तो उसका दुरुपयोग ज़्यादा शुरू होता है। तो ऐसे में इस पे आपका क्या है? नहीं, देखिए, मेडिक्लेम वरदान है, ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ। डिपेंड करता है कि मेडिक्लेम आप कौन सी कंपनी से ले रहे हो, किस कंपनी से ले रहे हो, उस कंपनी के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक्चुअली क्या होता है कि इतने सारे पेजेस होते हैं जिसमें उसको साइन करना पड़ता है जब वो अपना मेडिक्लेम ले रहा होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, वो बताता है कि जो इंश्योरेंस वाले ने बता दिया कि साहब ये आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या वो वाकई उसमें हैं फैसिलिटीज़, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा लेते समय। क्योंकि लेते समय जिस चीज़ पे आप सिग्नेचर कर रहे हो आप अपने, तो आप उस चीज़ को मानते हो कि हाँ, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मैं एग्री करता हूँ और मैं ये इंश्योरेंस ले रहा हूँ। कल को क्या होता है, कंपनी वाले हमेशा ये बोलते हैं कि साहब आपने लेते समय देखिए ये साइन किया हुआ, इसमें ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, पूरी चीज़ें बताते नहीं है। तो मेरा हमेशा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि जब भी किसी भी कंपनी से अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराएं तो पूरे अच्छे तरीके से तहकीकात कर लें कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या आपको मिल सकता है और क्या क्या नहीं मिल सकता है। सर, अस्पताल क्या जैसे ही पता चलता है उसको कि मेडिक्लेम है, जी जी, उसके बाद ही सारी बिलिंग शुरू होती है। तो ये अस्पतालों का है मुद्दा। तो इस पे क्या जनता के अधिकार हैं कि वो जान सके और पूछ सके कि हाँ क्या हो रहा है, क्या इलाज हो रहा है, किसका कितना हुआ? नहीं संजीव जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, अपन ने कोविड में ये देखा है कि
ज़्यादातर ये होता है इसमें कि जब भी मरीज एडमिट होने जाता है या डॉक्टर को दिखाने जाता है या अस्पताल में जाता है तो सबसे पहले बोलते हैं आपका कितने का इंश्योरेंस है। फॉर्म भरते साथ ही पूछा जाता है Exactly. कि कितने लाख का इंश्योरेंस है, क्या है क्या नहीं है। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। तो ये प्रथा बहुत गलत है। मैं इस प्रथा का घोर विरोधी हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज मेरा 5 लाख का इंश्योरेंस है, वो मेरी पूरी फैमिली का है, मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे हैं, चारों लोगों का इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का है। और अगर मेरे जो परेशानी है, जो मेरा इलाज कराना है, उसमें अगर मुश्किल से 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए क्लेम करेगा। अगर क्लेम करता है तो बाकी जो बचा हुआ है सिर्फ 1 लाख बचा है। कल को मेरे परिवार वालों को किसी को परेशानी होती है तो बाकी सिर्फ 1 ही लाख बचा है, उसी हिसाब से मेरा इलाज हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अस्पताल को ध्यान देना कि मरीज हमारे पास आया है। देखिए संजीव जी, एक बहुत अच्छी कहावत है, इसमें आपको बताऊं मैं। होता क्या है कि जो मरीज जो अस्पताल में जा रहा है वो मरीज है, वो ग्राहक नहीं है। तो मेरा अस्पतालों से हमेशा कई बार बहुत सारे विवाद भी हो जाते हैं कि आपके अस्पताल में जो व्यक्ति आया है वो मरीज है, वो ग्राहक नहीं है। कृपया उसे मरीज समझें। मनोज जी, ऐसा आपने क्या क्या करा आज तक? आप तो घोर विरोधी रहे हैं और इसके, और आपने इसके लिए क्या करा है सर? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं संजीव जी इसमें। एक तो सबसे पहले हम ये है कि हम तो सबसे पहले ये बोलते हैं उनको कि आप क्यों ऐसा पूछते हो कि फॉर्म भराते समय कि आपका कितने लाख का इंश्योरेंस है, क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है? अरे आयुष्मान कार्ड है, वो गरीब व्यक्ति है, वो बेचारा लाचार है, ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता अपने इलाज के लिए, अच्छा इलाज कराने आया है। सरकार ने उसको इतनी अच्छी योजनाएं दी हैं आयुष्मान कार्ड के थ्रू कि वो 5 लाख तक का हर साल वो इलाज करा सकते हैं पूरे परिवार का। तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करो ना, उस चीज़ को गलत तरीके से क्यों करते हो? आपका इलाज मुश्किल से 2 लाख 3 लाख रुपए में हो रहा है, उसको पूरा 5 लाख रुपए खर्च कर देते हो। क्यों? क्योंकि 31 अपना मार्च के बाद तो वो पूरा खत्म हो जाएगा, अगले 1 अप्रैल से फिर उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये चल रहा है कई अस्पताल में, नाम नहीं लूंगा किसी अस्पताल का। आम आदमी इसका कैसे विरोध करेगा? आम तो पता ही नहीं है क्या कानून है इसके लिए। देखिए कानून तो बहुत स्ट्रिक्ट है। आप उसके ओपनमेंट में जा सकते हो, आप इनका वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर फोरम होता है, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। और बहुत स्ट्रिक्ट कानून हो गया, पहले जैसे नहीं है। पहले जैसे अगर आप 4-5 साल से देखेंगे तो डॉक्टरों के खिलाफ केसेस हो रहे हैं, अस्पतालों के खिलाफ केसेस हो रहे हैं और बहुत सीरियसली लिए जाते हैं। सर, भोपाल में किसी डॉक्टर को सजा हुई है क्या आज तक? कई लोगों को हुई है, कई लोगों की बहुत सारी उनकी जो डिग्रियां होती हैं, बहुत सारे कुछ साल तक, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक बैन कर दी गई हैं। कई लोगों की हुई है। और कई अस्पतालों के साथ उनके आयुष्मान के जो वो कार्ड पे वो जो इलाज करते थे उसको रोक दिया गया कि नहीं, आप आयुष्मान में इलाज नहीं करोगे, आप गलत इलाज कर रहे हो, या आप गलत तरीके से पैसा ले रहे हो। तो सर, अस्पतालों की भी मान्यता रद्द हुई क्या? बिल्कुल हुई है। वो फिर चक्कर लगाते रहते अस्पताल के साथ, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, अगली बार नहीं होगी। किसी के नाम आप बताएंगे कि अस्पतालों की मान्यता? नहीं, संजीव जी देखिए, अपन लोग जिस जगह बैठे हैं, मेरा यही मानना है कि मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 20 साल से सभी अस्पताल में हम लोग पर्सनली जानते हैं, पर्सनली जाते हैं, बात करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं। और आपको खुशी होगी कि भोपाल में जो इलाज 20 साल पहले होता था, 10 साल पहले होता था, अब 5 साल और आज जो इलाज हो रहा है, बहुत फ़र्क पड़ गया है। अस्पताल के एटीट्यूड में फ़र्क पड़ा है। मरीजों को भी काफ़ी ज़्यादा सब कुछ पता रहता है कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं इस अस्पताल में जाऊँ, इस डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि वो पूरा जाता है, तहकीकात करके जाता है। तो बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं साधुवाद दूंगा अस्पतालों को, डॉक्टरों को और इवन मरीजों को जो जाते हैं वो इलाज कराने। सब जागरूक हो गए, अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। सर, अभी भी देखा जाता है कि जैसे ही मरीज भर्ती होता है जी तो उनको एक पर्ची दी जाती है कि आप दवाई ले आइए, और इंसिस्ट कराया जाता है कि ये नीचे ही मेडिकल स्टोर है, यहीं से आपको दवाई लेनी है। तो ये ऐसा कुछ रूल है कि वहीं से लेना ज़रूरी है और बाहर डिस्काउंट भी मिलता है और ये लोग डिस्काउंट भी नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको दवाई वहाँ से लेना है। लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो कि इंसिस्ट करते हैं मरीजों की, नहीं आप हमारे यहाँ से दवाई लीजिए, और वही दवाई अगर आप होलसेल से लेते हो, बाहर से लेते हो, तो 50% डिस्काउंट में मिलती है बिना किसी जान पहचान के। आप सोचो, जो दवाई मरीजों को वहाँ 1000 रुपये में मिल रही है और बाहर 500 रुपये में, 600 रुपये में मिलेगी, तो कितना फ़र्क पड़ता है उसको। कई अस्पताल तो खैर बोल देते हैं कि नहीं, आप बाहर से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दवाई जो रहती है वो उसी मेडिकल में मिलती है, बाहर आपको अवेलेबल ही नहीं होती। और इसके लिए कानून क्या है? नहीं, ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर भी अवेलेबल होती है। जो वो लिखते हैं वो आप अस्पताल से भी ले सकते हो और वो आप बाहर से भी ले सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस अस्पताल में हो, उस अस्पताल के क्या रूल्स हैं। क्योंकि बिल्कुल भी गलत है अगर आप अस्पताल आपसे बोलता है कि नहीं, आप हमारे यहाँ से दवा लीजिए, आप बाहर से नहीं ला सकते हैं।
और मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि अस्पताल वाले बोलते हैं, पहले बोलते थे, आजकल थोड़ा डरने लगे हैं बोलने में, पहले बोलते थे कि नहीं नहीं आपको तो यहीं से दवाई लेनी पड़ेगी और आपको अगर नहीं लेनी है तो आप अपना मरीज ले सकते हैं, जहां आपको इलाज कराना वहां आप उस अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फ़र्क पड़ गया। नहीं, लेकिन अस्पताल के अपने मन से रूल बना सकते हैं कि यहीं यही करना है, ऐसा ही करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो फिर सर डॉक्टर को देखा गया है कभी एमआरआई यहीं से कराना है, ईसीजी यहीं से कराना है, ऐसा ये कराना है, मतलब हर जगह उनके पर्टिकुलर वो बने हो, तो क्या कमीशन का खेल चलता है क्या? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर जब बोलता है कि आपको इसी जगह से कराना है, उसी जगह से कराना है, तो आप उसको मत मानिए। देखिए, मरीज है वो अपना वो है कि हिसाब से करा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जिस जगह डॉक्टर ने बताया कि आपको एमआरआई वहाँ से कराना है या आपको एक्सरे वहाँ से कराना है या फलाना टेस्ट है आपको फलाना जगह से आपको कराना है, कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का। वो आपको कभी बाध्य नहीं कर सकता इस बात के लिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं और से करा लिया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है, आपको जहाँ भेजा था आपने वहाँ से क्यों नहीं कराया? नहीं तो आप मना कर सकते हो कि नहीं नहीं हम तो ये रिपोर्ट ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि देखिए आप 4 जगह से सेम टेस्ट कराओगे तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा ही रहेगा। सर डॉक्टर से कैसे टर्म्स अपन खराब करेंगे? मना करेंगे तो डॉक्टर हमें एंटरटेन ही नहीं करेगा। नहीं नहीं, मना नहीं करते हैं, मना नहीं करोगे आप, और डॉक्टर भी आपको एंटरटेन करेगा। आप संजीव भाई, अब माहौल बहुत बदल गया है, उसका रीज़न है जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो, ये प्रश्न अगर आप मुझसे 4 साल 3 साल पहले पूछते, जब डॉक्टरों के खिलाफ और अस्पतालों के खिलाफ कानून नहीं था, तब तो ठीक है, तब मैं इस बात को मान सकता हूँ। अब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, इतना ज़्यादा कानून सख्त हो गया है कि अगर ज़रा भी मरीजों ने आपके खिलाफ कोर्ट में अगर अपील दायर कर दी तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे, अस्पताल की मान्यता रद्द हो जाएगी, आपकी डिग्री जो है फ्रीज हो जाएगी। सर एक आदमी इलाज कराए या कोर्ट कचहरी में जाए तो और कोर्ट के फैसले में कितना टाइम लगता है इसमें? नहीं, अब तो बहुत जल्दी से कोर्ट के इसके फैसले हो जाते हैं, और जहाँ तक मरीज अस्पताल में इलाज कराए या कोर्ट में जाए, इसका मेरा ये कहना है कि अब ऐसा माहौल फिलहाल इस समय नहीं है। लेकिन कभी कभी 1000 में से कभी 1-2 मरीज ऐसे हो जाते हैं कि इनको बहुत टाइम लग जाता है मिलने में। सर कई बार देखा गया है जो मरीज है उसका कार्ड का जो है 5 लाख की राशि है उसके कार्ड में, और बिल जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो अस्पताल को क्या अधिकार है कि मरीज को डिस्चार्ज ना करे? मरीज जब भी एडमिट अस्पताल में होता है और वही बताता है कि मेरे इतना इतना का इंश्योरेंस है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, और जब वो पर्टिकुलर बीमारी के बारे में इलाज कराता है तो उस समय एक एस्टीमेट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है कि आपको ये बीमारी है, आप नॉर्मली इतने दिन एडमिट रहोगे और आपका इतना खर्चा आएगा। उस हिसाब से मरीज को पता लग जाता है। सपोज मरीज, मेरे पास अगर 5 लाख का इंश्योरेंस है और मेरा इलाज थोड़ा महंगा आएगा ही आएगा, मुझे शुरू से ही पता है कि स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बता दिया साहब आपका कम से कम 7 लाख रुपए लगेगा, तो मुझे 2 लाख का इंतजाम तो कराना ही पड़ेगा। कई बार डॉक्टरों देखा गया है वो बताते ही नहीं हैं, और या फिर अमाउंट देख के उसके आसपास का फिगर सेट करते हैं। नहीं, उसमें हम मरीजों को ये सलाह देंगे, अपने दर्शकों को हमेशा मैं ये बोलूँगा कि उसमें आप ऐसा करिए, एक पर्टिकुलर अस्पताल, एक पर्टिकुलर डॉक्टर से बात मत करिए। आपके पास कोई बीमारी अगर है, आप जा रहे हो उनसे इलाज कराने, तो कम से कम 2-3 अस्पतालों में बात करिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका इलाज कराना है, कितने में आप करोगे? तो आप देखिएगा उसमें भी फ़र्क नज़र आएगा, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 2.5। तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी भी अस्पताल में आकर करा सकते हो, क्योंकि एस्टीमेट लेना बहुत ज़रूरी है कि कितना पैसा लगेगा पूरे इलाज में, कितने दिन अप्रॉक्सीमेटली आप अस्पताल में रहोगे, और कब आपकी छुट्टी होगी, कब आप ठीक होगे, और टोटल खर्चा कितना आएगा। तो टोटल जो खर्चा आएगा उसमें बेसिकली अस्पताल में डिफरेंस आता है। सर क्या रहता है कि जब मरीज भर्ती होता है तो डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से अच्छा व्यवहार करते हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन जब ये भर्ती हो जाता है उसके बाद उनका व्यवहार चेंज होता है, और वो सब अपना लगता है कि मनमानी कर रहे हैं, और जो मरीज़ के परिजन रहते हैं वो डॉक्टर से बात करने में अमूमन घबराते हैं। वो डॉक्टर मिल नहीं रहा, अभी बैठे नहीं होंगे, अभी आप बात नहीं करिए, और वो सही तरीके से उनको अवगत भी नहीं कराते, पैसा इतना देने के बाद भी, और डर भी उनके में भरा रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? 2 चीज़ें हैं इसमें। क्या होता है, जैसे समझ हमारा मरीज अगर भर्ती हुआ है, मेरा कोई ब्रदर मेरा एडमिट हुआ है, तो उसमें डॉक्टर का भी ये कहना रहता है हमेशा कि किसी एक व्यक्ति को आप हमसे हमेशा भेजा करिए, हम उसको पूरी उसकी जानकारी देंगे कि अब आपको मरीज भर्ती हुआ, उसको 2 दिन हो गए, उसका इलाज इस स्तर पे पहुंचा है, अब आगे अपने को ये चीज़ें करनी है, और ये सामान्यतः ये बहुत अच्छा है, ठीक होने वाला है, अच्छा हो जाएगा और पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा। यानी अगर आगे अपने को और भी ज़्यादा इलाज कराना है तो कितने दिन इलाज चलेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे मरीज के साथ एक परिजन डॉक्टर से संपर्क में रहे तब तो ठीक रहता है, लेकिन डॉक्टर भी इरिटेट होता है कि मरीज आज मामा जी आ गए, उनने बात कर ली, कल ब्रदर आ गया, उनने बात कर ली, परसों पिताजी ने बात कर ली, तो उनको लगता है कि नहीं, एक व्यक्ति हमारे पास आए, हम उसको जवाब देंगे।
फिर भी लेकिन देखा गया काफ़ी डरते हैं, इतना तामझाम रहता है अस्पतालों में, इतने बिल्कुल 5 स्टार होटल हो गए हैं, बाहर 2 नर्सें बैठी हुई हैं, अभी सर नहीं मिल पाएंगे, तो इसके लिए क्या कोई कानून है क्या? नहीं, इसके लिए तो कोई कानून नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपन को, हमारा जो व्यक्ति हमारी तरफ से डॉक्टर की बात करेगा उसको हमको चयन करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये हमारा दमदार व्यक्ति है, ये अच्छे से बात कर पाएगा डॉक्टर से दम से, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कुछ भी प्रश्न पूछने में बिल्कुल भी हिचकेगा नहीं। अच्छा, परिवार मान लीजिए कोई ऐसा हो, सामान्य परिवार हो, गरीब हो, और वो बात करने में वैसे ही हिचकता हो, तो उनके लिए कोई मीडिएटर या ऐसा कुछ है जो उनको? हाँ, ये जरूर है, अगर ऐसा कोई मीडिएटर की आपको ज़रूरत है कुछ हो तो प्लीज़ हम भोपाल कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर एसोसिएशन में हमसे बताइए, हम अपना मीडिएटर आपको देंगे। वो अच्छे तरीके से आपको बताएगा कि आपके मरीज़ का क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कब होने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे पल पल की। सर, ज़्यादातर अस्पतालों में देखा गया है कि कोई एक्सीडेंट के टाइम कोई केस आता है जी जी, और सडन खून की ज़रूरत है, तो उस टाइम बहुत सारे मतलब दलाल एक्टिव हो जाते हैं, और उस टाइम की आप खून के बदले आप खून दो, चेंज पे इतना लगेगा, काला बाजारी हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले संजीव जी। इस बात पे मैं एग्री करूंगा कि जहाँ तक खून मरीजों को मिलने का सवाल है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं इस समय भी, पहले बहुत ज़्यादा थी, आजकल थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि पहले से अगर हम सतर्क रहें, हम अपने मरीज़ के परिजन हैं, हम पहले सतर्क रहें कि हमारे मरीज़ ये इलाज करने के लिए वहाँ जा रहा है और इसका ये ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम लोगों के पास होता है, ओ पॉजिटिव, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादातर मिल जाती हैं, तो हम पहले से उस चीज़ का इंतजाम करके रखें। देखिए, लेकिन एक्सीडेंट हो रहा है, तुरंत हो रहा है, उसमें तो अपन कुछ ऐसा प्री कर ही नहीं सकते, या तो कोई ऑपरेशन डिसाइड है कि होना है 1 महीने बाद, तब आदमी अरेंज करता है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया और तुरंत गया, तो उसका रुख एकदम से बदल जाता है। पहले तो मना कर देते थे, खून है ही नहीं अस्पताल में, इस ग्रुप का तो मिलेगा ही नहीं, और फिर जैसे ही आप ज़्यादा पैसा देते हो तो दे विल बी एक्टिव कि हाँ ठीक है हम प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, खून की कालाबाजारी बहुत देखी जा रही है और हो भी रही है काफ़ी। मैं ये मानता हूँ भोपाल में 5-6 संस्थाएं ऐसी हैं जो खून के लिए बिल्कुल एंड टाइम पे काम करती है। सपोज आपका एक्सीडेंट, आपने कि मित्र का एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल में गया, उसी समय उसको उसकी ज़रूरत है, तो जो डॉक्टर लिख के देता है कि इसको इतने खून की, इतनी बॉटल खून की ज़रूरत है और ये इसका ब्लड ग्रुप है, तो वो हमारे पास 5-6 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिसमें हम तुरंत डाल देते हैं डॉक्टर की रिक्वायरमेंट को, तो तुरंत लोगों को आपके पास फ़ोन आ जाता है। ऐसे है भोपाल में, और बहुत सक्रिय हैं और बहुत बिना किसी इसके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 5-6 ग्रुप्स हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं भोपाल में ब्लड बैंक के लिए। ब्लड बैंक तो बहुत अच्छी जगह है, देखिए हमीदिया में है, 1250 में है, रेड क्रॉस में है, ये मतलब इतने अच्छे सेवा के काम कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और प्राइवेट ग्रुप्स भी बहुत सारे हैं और यंग बच्चे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी संजीव जी आपको बताते हुए कि भोपाल में ब्लड ग्रुप के मामले में, ब्लड मिलने के मामले में, प्लेटिलेट्स मिलने के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे सब यंग बच्चे काम कर रहे हैं, कॉलेज के हैं, उनके बच्चों के ग्रुप्स हैं, तो हमसे आप संपर्क साधिए, डेफिनेटली हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे तुरंत। ऐसा सर कोई टोल फ्री नंबर हो या ऐसी कोई संस्था हो कि जब ऐसा होता है तो अपने हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ब्लड का अरेंजमेंट हो जाएगा या सारे ग्रुप आप अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? मेरे पास 4-5 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ, आप चाहें तो बाद में अपने डिस्प्ले कर दीजिएगा, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ दे सकता हूँ। इस पर्टिकुलर नंबर पे आप अपना तुरंत डाल दीजिए, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा कि उसको ये ब्लड ग्रुप चाहिए, तो तुरंत आपको फोन कहीं ना कहीं से फोन आ नंबर कहाँ, इंडिया के हैं, मध्य प्रदेश के, भोपाल के? अच्छा, भोपाल के जी जी, ऑल ओवर इंडिया में। अगर जैसे ये हमारा कार्यक्रम तो पूरा इंडिया देख रहा है और इस पे हम चाहेंगे कि जो जिस शहर में बैठा हो उसके लिए कोई ऐसा टोल फ्री नंबर हो, हाँ, तो उसको कॉल करके आप खून अरेंज हो जाए, ब्लड का पूरा इंतजाम हो जाए। एक मैं एप्लीकेशन आपको ऐसा बता दूंगा जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप हो तो आप शहर पे जाइए, फिर आप अपने शहर के एरिया में जाइए, फिर एरिया में जाने के बाद एप्लीकेशन का सर नाम बताएं दर्शकों को, एप्लीकेशन का नाम सर। एप्लीकेशन मेरे ख्याल से वर्ल्ड ब्लड डोनेशन सोसाइटी ऐसा कुछ है उसका, लेकिन मैं आपको बाकायदा पर्टिकुलर नाम बता दूंगा तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, मैं उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, शहर पे जाऊंगा, फिर एरिया पे जाऊंगा, फिर ब्लड ग्रुप पे जाऊंगा कि मुझे कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, उसको क्लिक करूंगा तो मुझे उस ब्लड ग्रुप के उस मेरे एरिया में, सपोज जैसे अपन अब से मैं टीटी नगर में बैठे हैं या शिवाजी नगर में बैठे हैं, मैं भोपाल जाऊंगा, शिवाजी नगर जाऊंगा, शिवाजी नगर में ब्लड ग्रुप को जाके क्लिक करूंगा तो मुझे उस शिवाजी नगर अपने आसपास के एरिया में। लेकिन सर ये तो क्या शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं और स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन कोई गांव वाला जा रहा है या कहीं छोटे कस्बे में बैठा है और उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो उस टाइम वो क्या करेगा जो उसको ये सारी चीज़ें अरेंज हो पाएँ? आशा कार्यकर्ताएं हैं, लोकल ऑफिस है, लोकल अपने हॉस्पिटल्स हैं आपके गवर्नमेंट के, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। पूरी जानकारी उनके पास अवेलेबल है। आशा कार्यकर्ता को तो मोहल्ले मोहल्ले में हम लोग अवेलेबल कराते हैं इन चीज़ों को, सरकार करा रही है। सर आशा जो कार्यकर्ता हैं वो तो खुद ही अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए हड़ताल पे बैठी हुई थी। नहीं, देखिए जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें प्लस माइनस तो सब जगह चलता है, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होगा। और मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली मैं हड़ताल पे जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मोहल्ले मोहल्ले में आजकल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जाइए, हर मोहल्ले में आपको आसपास के एरिया में कोई ना कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा, तो पूरी जानकारी मिल जाती है। इवन गांव में सब जगह जानकारी मिल जाती है। सर कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके पास। कई बार सर देखा जाता है कि एक्सीडेंट कहीं हुआ है जी, और 108 एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और उनके अस्पताल फिक्स रहते हैं। वो सारे अस्पताल सामने से निकलते हुए जाते हैं, लेकिन उनके अस्पताल जो फिक्स रहते हैं वहीं पर जाके वो पेशेंट को छोड़ते हैं। वो मेरा काम है कि मैं अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है और मैं उसको 108 बुला के अगर अस्पताल लेके जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जिस अस्पताल के सामने से निकलूँ, मैं बोलूँगा यहीं रोक दो गाड़ी, तुम नहीं जा सकते उधर, और वो आपका हक है। सर ये तो आप करेंगे, लेकिन मरीज जो है वो अचेत पड़ा हुआ है। कई बार देखा गया ऑटो वाले उठा के ले जाते हैं, भर्ती कराते हैं और उनका भी कमीशन बंधा हुआ रहता है अस्पतालों से। जैसे इस पे कुछ कानून है क्या? इस पे तो ऐसे कोई कानून नहीं है, क्योंकि देखिए तो सामने वाला तो यही बोलेगा ना कि आपको ऐसी अवस्था में हम लेके गए जब आपके साथ कोई भी नहीं था, आप इतने पड़े थे, आपको तुरंत अस्पताल लेने जरूर था। जिस अस्पताल में, अच्छा डिपेंड ये करता है कानून बाद में जब आएगा कि जिस जगह उसका एक्सीडेंट हुआ और जिस अस्पताल में आप लेके गए उसके बीच में कोई अस्पताल तो नहीं पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता तो बाद में आप कर सकते हो इस चीज़ को क्लेम। सर एक्सीडेंट को लेकर अभी भी बड़ा कन्फ्यूजन है। दर्शकों को आप ये बताइए कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मदद करने से बड़ा कतराते हैं। उनको लगता है हम पुलिस में तो फंस ना जाएंगे, किसी और चक्कर में तो नहीं फंस जाएंगे। तो इंसान को उस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है फर्स्ट एड की उसकी, उसके बाद भी आदमी डरता है और उसको पड़ा हुआ छोड़ के चला जाता है। तो इसके लिए क्या कानून है या क्या आप बोलना चाहेंगे इस पर? दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो क्या होता है कि आदमी, नॉर्मल इंसान डरता है कि सपोज़ कोई पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, उसकी देख रहा है कि वो तड़प रहा है, कर रहा है, उसने 108 को फ़ोन कर दिया और वो जा रहा है। साथ में जाने को इसलिए कतराता है क्योंकि एक तो वो गवाह बन जाता है और उसने ज़िंदगी में कभी पुलिस चौकी कभी गया नहीं वो, और पता नहीं कौन कौन से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था। मेरे दोस्त था, अपने 6 नंबर के पास में एक एक्सीडेंट हुआ मेन रोड पे। वो कार से जा रहा था, उसने कार रोकी, उसको बेचारे को अस्पताल लेके गया। जिस व्यक्ति को अस्पताल लेके गया मरीज को, वो तो इंसानियत के तौर लेके गया। उस व्यक्ति के घर वाले जब वहाँ आए तो उनने उसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि तुमने मारा हुआ है इसको। तो लोग डरते हैं पुलिस के सवालों से कि क्या क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, अब वो क्या जवाब देता है। क्योंकि आम आदमी को ये सब चीज़ों का आदत नहीं है, कभी हैबिट नहीं होती कि मैं किसी के सवाल का जवाब दूं, तो उस वजह से थोड़ा सा डरता है। लेकिन आप थोड़ा डरने नहीं लगे। आजकल यंग बच्चे से भी आजकल लेके जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले से आज की तारीख में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो शासन प्रशासन को कुछ ऐसी हेल्पलाइन या ऐसा वो जारी करना चाहिए जो मदद कर रहा है, कम से कम वो तो किसी कटघरे में ना खड़ा हो। तो इस टाइप का कोई हेल्पलाइन ऐसा लगाए कि हाँ भैया ठीक है, ऑन द स्पॉट उसने उठा के वो करा है, तो वो उन सारी चीज़ों से बरी हो पाए और उसको प्रॉपर इलाज मिल पाए। तो ऐसा कुछ कानून है इसके लिए कि पहले बहुत ज़रूरी था कि आप जाते थे तो प्रशासन में पूछे जाते थे, बहुत सारी चीज़ें रहती थी, ले जाने वाला परेशानी में आता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुलिस भी बहुत तरीके से चौकन्नी हो गई है। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को क्योंकि वो अब इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं पूछते कि आप क्या है, आप क्यों लेके आए, क्या हुआ, आपके सामने हुआ था क्या, पीछे नहीं हुआ था क्या। तो आदमी घबरा जाता है। अब ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं और आप बिल्कुल अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना आप किसी चीज़ में फंसोगे आप। तो दर्शकों, हमने करीब बहुत सारे मुद्दे अपन ने कवर करे इसके ऊपर और हमारे मनोज जी ने बेबाकी से इसके सारे जवाब भी दिए और आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं VIP न्यूज़, आपकी आवाज़।